बच्चे लास्ट टाइम हमने ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंट्रोडक्शन लिया था, बेसिकली उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, समझा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या। जो कंपाउंड्स बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सिंपल बात है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ उतने में बात खत्म नहीं हो रही थी, यहाँ पर सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स का कंसेप्ट आ गया था। और हमने उसके बाद पढ़ा था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर मतलब सेंट्रल एटम की बात करें या सेंट्रल मेटल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ एक प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का अब क्या कंसेप्ट है भाई? दो तरह की वैलेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थी। उसके अकॉर्डिंगली दो कौन से कंसेप्ट थे? एक था कि प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। दो वैलेंसीज कैसे हुई? प्राइमरी वही वैलेंसी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सी वाली? जो हमारे पास नॉर्मल कंबाइनिंग कैपेसिटी होती थी, या हम ये कहें कि सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करना पड़ता था, जितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करनी पड़ती थी या एक्सेप्ट करना पड़ता था या डोनेट करनी पड़ती थी, वही हमारी नॉर्मल वैलेंसी है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। स्पेसिफिकली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो सेंट्रल मेटल है जो, वो मेटल केटाइन होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? वो तो डोनेट कर रहा था, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके नोबल गैस जैसा बन सकता था, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी थी। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। वो आयनिक कंपाउंड सो कॉल्ड केटाइन बनाने के बाद भी उसके पास कोई एक अलग तरह की कैपेबिलिटी है, और वो कैपेबिलिटी सिंपल एक चीज है कि उसके पास खाली ऑर्बिटल, खाली स्पेस है, जहां पर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। अब डोनेट नहीं कर रहा है मेटल, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के एक पेयर को, पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करेगा, उतने ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, और उतने ही जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जितने वो बनाएगा, वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगी। क्लियर है? तो ये दो तरह की वैलेंसी का कंसेप्ट था, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, और सारा गेम यहीं से हमारे पूरे चैप्टर का शुरू हुआ था। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं, ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, CuNH36Cl3। इसके अंदर कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो +3 की है, तो +3 की प्राइमरी वैलेंसी इस काउंटर आयन ने सेटिस्फाई कर दी होगी। लेकिन मेन जो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब जो ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएगा, वो कितनी है? 6। तो ये जो NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर था, और ये उस लोन पेयर को सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। इसको क्या कहते हैं? लिगेंड। ये हुआ सेंट्रल मेटल, ये हो गया हमारा काउंटर आयन। ये काउंटर आयन का कुछ सर्टेन पार्ट अंदर भी अगर आ जाता, मान लो यहीं पे कुछ ऐसा होता कि यहां से 3 क्लोरीन की जगह 2 क्लोरीन अंदर होते और 1 क्लोरीन बाहर होता, तो यहां पर यही 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते और आयनिक बॉन्ड भी बनाते, और ये 4 और 2 मिलकर टोटल 6 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आई ये बात? क्लियर है? तो ये हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट था, यही हमारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। क्लियर है? हाँ जी। जैसे कोबाल्ट की अगर क्लोरीन है उसको मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, हाँ जी, ठीक है, पूरी हो गई है। तो अगर फिर ये NH3 की NH3 वो देगा क्या इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उल्टा? कोबाल्ट, देखो मेरी बात समझो, आयनिक कंपाउंड जिस टाइम पे बना था, आयनिक कंपाउंड बनते हुए मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था। अब जो ये बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार उसको सुनते हैं। इसने क्या बोला है आदित्य के हिसाब से? ये कि भाई अगर जो हमारे पास कोबाल्ट ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो NH3 कहाँ से आ गया बीच में? मैं फिर बार बार वही समझा रहा हूँ बच्चे, जो कोबाल्ट ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है वो सिंपल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया है, और वो क्या बनता? COCl3 बनता, तो एक आयनिक कंपाउंड बनता। लेकिन साथ में ही सेंट्रल मेटल के पास एक और कैपेबिलिटी है, कौन सी? सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कराने की। ठीक है, इसके पास एक और क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कि उसके पास इतने खाली ऑर्बिटल, इतना स्पेस है, सेंट्रल मेटल के जो अपना न्यूक्लियस है उसके पास इतनी टेंडेंसी है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सके। और वही सेंट्रल मेटल ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्यों? ल्यूइस एसिड कौन होता है? समथिंग विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ल्यूइस बेस कौन होता है? समथिंग विच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो NH3 है यहाँ पर, वो ल्यूइस बेस की तरह काम करेगा, और जो कोबाल्ट है वो ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा। NH3 के ऑक्टेट के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा वो। क्यों? वैलेंसी कैसे पूरी करेगा? NH3 अगर हम बात करें, पहली बात तो NH3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 2 और 5, आउटरमोस्ट शेल में 5, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन के लिए, तो उसके 8 हो गए कंप्लीट।
तो NH3 नाइट्रोजन का अगर ऑक्टेट रूल के हिसाब से देखें, नाइट्रोजन का तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, उसे तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की या शेयर करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट ही क्या है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स है जो डोनेट कर रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं बट शेयर दो के बीच में होंगे। तो जो कोबाल्ट है वो NH3 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सिर्फ शेयर कर रहा है। पहली बात तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, और इसी तरीके के बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब फिर ये जो लोन पे है वो कोबाल्ट के खाली ऑर्बिटल में शेयर होगा, डोनेट नहीं हो रहा है। यहाँ पूरे तरीके से डोनेशन होगा तो फिर तो आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट आ जाएगा ना। किसकी वैलेंसी? NH3 की। कॉम्प्लेक्स आयन की वैलेंसी 5 नहीं होगी बच्चा, क्योंकि यहाँ पे आयन की तरह प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, वैलेंसी में ट्रांसफर चेंज कैसे आएगा। और पहली बात, फिर वही दूसरी चीज, एक कंसेप्ट लगाओ ना, प्राइमरी वैलेंसी अलग है, सेकेंडरी अलग है। प्राइमरी वैलेंसी है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करना पड़े, वो सेकेंडरी वैलेंसी वो है जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने पड़े। तो कोबाल्ट के पास 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि वो कितनी कैपेबिलिटी रखता है, वो आगे वाले टॉपिक में पता चल जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है। इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है, लास्ट टाइम मैंने बच्चे तुम्हें ये कहा था कि ये हमने टाइप ऑफ लिगेंड्स की बात कर ली थी, जिसके अंदर डेंटिसिटी हो गई थी, पॉलीडेंटेट हो गया, यूनिडेंटेट हो गया, डाइडेंटेट हो गया, चिलेशन हो गया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि एम्बीडेंटेट लिगेंड है। फिर हमने चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में बात करी थी, जो रिंग बना रहा था और उसकी एंट्रोपी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था कंपाउंड की। और इनसे होते हुए हमने ये डोनर एटम्स की एब्रीवेशन, स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। डिस्कशन के बाद लास्ट में फिर ये जिनके हमने ये देखा था कि लिगेंड्स जिनका लास्ट में नाम में O आ रहा है वो सारे नेगेटिव हैं, या ये कहो नेगेटिव लिगेंड्स का नाम के एंड में हमेशा O लग जाता है, पॉजिटिव के लास्ट में नाम में हमेशा EM लग जाता है, और न्यूट्रल का एज इट इज नाम हम लिखते होते हैं। इनकी लिस्ट बना के रखने को मैंने तुम्हें कही थी, क्योंकि इन्हीं को अब हम यूज करेंगे आज के अपने नॉमेनक्लेचर वाले टॉपिक में। डन है? चलो अब पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देखते हैं। हर किसी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, कहाँ सीखा था हमने? +1 के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमने कुछ छोटे मोटे से रूल्स याद किए थे। क्या था कि भाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, किसी सर्टेन सिचुएशन में फ्लोराइड्स वगैरह या परऑक्साइड्स का ना देखें तो नॉर्मली -2 होता है, परऑक्साइड्स के अंदर +1 और फ्लोराइड्स के अंदर +2 का आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन का +1 रहता है, और मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम एटम्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है वो वही रहता है जो उनकी वैलेंसी होती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करके, उन्हीं ऑक्सीडेशन नंबर्स को यूज करके, जो अननोन ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी एटम का, वो हमने निकालना सीखा था। सेम कंसेप्ट यहां लगेगा, बस यहाँ फर्क क्या है, क्या यहाँ सिंगल एटम नहीं है, यहाँ ग्रुप ऑफ एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे NH3 है, अब यहाँ देखो हमारे पास, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चे, Ni का। हमारे पास जो ये निकेल है इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका ऑक्सीडेशन निकालने के लिए पहले मुझे ये पता होना जरूरी है कि जो इसके साथ लिगेंड लगा हुआ है, लिगेंड कौन सा लगा हुआ है बच्चे? NH3। इस लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अब कैसे पता रहेगा? वो जो तुमने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में देखोगे तो NH3 है वो न्यूट्रल है। अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होने के नाते उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? 0। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे आ गया 0। तो Ni का कितना है बच्चा? X। 6 × 0 मस्ट बी इक्वल्स टू +2। +2 कहां से आया? जो ये बाहर इसके पास था। समझ में आया? तो यहां से मेरे पास X की वैल्यू कितनी निकल गई? 2 आ गई कि नहीं? समझ में आई? तो यहां पर हमारे पास निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया? +2। सिंपल है। तो इसी तरीके से हमारे किसी में भी निकाल लो। जैसे अब यहां वाले का देखते हैं बच्चा, इसमें देखो इस वाले कंपाउंड के अंदर क्लोरीन का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हमने X मान लिया। जिसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका हमने क्या मान लिया? X मान लिया। क्लोरीन की कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिया। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। हेलोजेंस का सबका -1 है। और NH3 का क्या होता है? 0। तो और टोटल के बाहर क्या है? +2। तो यहां से अगर हम निकालेंगे X - 1 + 5 × 0 मस्ट बी इक्वल्स टू 2। तो यहां से X की वैल्यू 3 निकली कि नहीं? समझ में आई है? तो ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। सिंपल है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो किसी को परेशानी नहीं है। ठीक बात। तो इसी तरीके से अब यहां देखो, इसमें एक छोटा सा चेंज लाते हैं। यहां पर हमारे पास अब ये जो है,
हमारे पास ऊपर जो मैंने अभी दो एग्जांपल दिए, एक में +2 था, दोनों के अंदर +2 चार्ज था, बेसिकली कैटायनिक कंपाउंड्स थे हमारे। ये क्या है, ये पूरा एक सॉल्ट बन गया ये तो, है ना, क्योंकि इसके अंदर पहले K4 आ गया और बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया। अभी तक जो हमने देखे थे ज्यादातर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर काउंटर आयन था, इसका काउंटर आयन आगे है। दैट मींस ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। हमेशा यही होता है ना पॉजिटिव की, केटाइन को पहले लिखा जाता है, एनाइन को बाद में लिखा जाता है, तो इसकी वैलेंसी आएगी पॉजिटिव और इस वाले की पूरे की आएगी नेगेटिव। अब कैसे निकालें, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं इसे ब्रेक करके लिख लूं कि अगर ये आयनाइज होता तो किस तरीके से आयनाइज होगा, ये ऐसे होगा K पॉजिटिव और ये जो पूरा होगा FeCN और ये पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आएगा, -4। वो क्रिस क्रॉस मेथड जो 9th में करते थे, सेम वही बात हुई ना कि इसकी वैलेंसी इसके ऊपर चली जाएगी और इसकी वैलेंसी उसके ऊपर चली जाएगी, इसी तरीके से जाते थे। तो हमारे पास इसके ऊपर आ गया -4। अब -4 आने के हिसाब से मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इसको x मान के, इसका -1 होता है, x - 1 ये 6 होगा, x - 1 × 6 मस्ट बी इक्वल्स टू -4। वहां से मैं Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूं कि नहीं। एक तो मेथड है ये, एक है कि अगर मैं इसको आयनाइज ना करूं, मैं डायरेक्टली निकाल दूं, तो डायरेक्टली में क्या रहेगा, यहां देखो हमारे पास पोटेशियम का क्या है बचा, +1, तो +1 × 4 जो नीचे 4 था, प्लस Fe का आ गया x, Cn का होता है -1 प्लस 6 × -1 एंड होल वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये सॉल्ट है तो मिला जुला के पूरे के ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए, 0। बात तो सेम ही पड़ेगी क्योंकि ये 4 अल्टीमेटली उधर जाके -4 ही बनेगा। ठीक है, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, किसी को परेशानी इसमें, ठीक है ना बच्चा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। डन। अब हमारे पास आता है बच्चा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये होमोलेप्टिक में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड्स हैं। जैसे यहां पे देखो FeCN6 सिर्फ Cn है, जो हमारे पास आयरन है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 थी और 6 के 6 वैलेंसी किसने सेटिस्फाई करी, साइनो ग्रुप ने। हेप्टोलेप्टिक में क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे, नाम से समझ में आ रहा है ना। 6 वैलेंसी थी, 2 क्लोरीन ने सेटिस्फाई करी, 4 वाटर ने सेटिस्फाई करी, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक। ठीक है नंदरी बच्चा, पता चल रहा है। तो कॉम्प्लेक्सेस, हाँ जी, क्लोरीन को हम बाहर लिख सकते नहीं, क्लोरीन को अगर सिर्फ बाहर लिख दोगे तो वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला काउंटर आयन बन जाएगा। अगर सेकेंडरी वैलेंसी के कंसेप्ट के हिसाब से या उसके रिगार्ड में हम ले रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिखा जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई होगा, प्राइमरी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहा है। निकल के सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है, तो 2 क्लोरीन और 4 वाटर मिलके सेटिस्फाई करते हैं उसे। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अब समझ में आया बच्चा। फिर हमारे पास अब ये वाला देखो, ये हमने अभी तक जो डिस्कस किया सारे उसको एक बार समराइज करके लिखा हुआ है। कोबाल्ट हमारा क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल और आयन, है ना। ये जो बाहर वाला पार्ट है ये आयनाइजेबल पार्ट है, जिसे हम बार बार काउंटर आयन कह रहे हैं, काउंटर पार्ट कह रहे हैं। ये जो अंदर क्लोरीन है ये क्या हुआ, लिगेंड, NH3 क्या हुआ, लिगेंड। और इनके अंदर ये जो 2 और 4 हैं, इन दोनों को मिला जुला के क्या कहते हैं बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी कंपाउंड का, किसी एटम का, सेंट्रल मेटल का जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स उसके आसपास लगे होते हैं, या सीधा सीधा कहो सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक बात है। ये हमारे पास क्या है, जो लिगेंड Cl2 और NH3। डन। अब हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कैसे, जो अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उसमें बेसिकली सिंबल्स की फॉर्म में लिखते आ रहे थे। जैसे हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि जैसे K4 पहले आया था, क्यों, क्योंकि कैटायनिक पार्ट हमेशा पहले आता है, तो वो रूल वाइज ही हमने याद किया। वो इसी तरीके से कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला, द फॉर्मूला ऑफ कैटाइन इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, कैटाइन हमेशा सबसे पहले लिखा जाएगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, अगर वो कैटाइनिक है तो वो पहले लिखा जाएगा, अगर काउंटर पार्ट कैटाइनिक है तो वो पहला लिखा जाएगा। द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये भी हमें पता ही ऑलरेडी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, काउंटर पार्ट बाहर लिखा जाएगा।
फर्स्ट द सिंबल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम फॉलोड बाय लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। समझ में आया? जैसे अभी इस वाले पे ही ध्यान दो, इसमें हमने कैसे लिखा है, पहले लिखा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारे पास क्या था बच्चा? सेंट्रल एटम था हमारे पास कोबाल्ट, है ना। सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है यहाँ पे? कोबाल्ट। उसके बाद हमने लिगेंड्स को लिखा है Cl और NH3। तो इनमें किसको पहले लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसीलिए क्लोरीन को पहले लिखा है। ऐसे मनमर्जी नहीं है कि जिस मर्जी को पहले लिख दो या बाद में लिख दो, वो गलत हो जाएगा। तो लिगेंड्स हमेशा किस तरीके से लिखे जाएंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्लियर बात है ये? ठीक है, तो लिगेंड्स को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। अब है अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिंबल ऑफ देयर फॉर्मूला। डन है? अल्फाबेटिकली किसके हिसाब से? जैसे अगर जो फर्स्ट सिंबल ऑफ देयर फॉर्मूला, नाम के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, मतलब अगर Na है और वो सोडियम है तो S नहीं देखेंगे, N को देखना है। समझ में आ गया? हमारे पास जैसे वाटर है, वाटर में हम किसको देखेंगे? H को ना, NH3 में N को, SO4 में S को, OH के अंदर O को। इस तरीके से उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम देखते जाएंगे और जो जो आता जाएगा उसको पहले लिखते जाएंगे। सिंपल है बच्चा। फिर आता है रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का IUPAC, ठीक है, जो हमारा नॉमेनक्लेचर। अब इसके अंदर पहला है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आइंस। आइंस में हमेशा क्या रहेगा? सेम वही, कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट। जो हमारे पास सिंपल रूल है वही रहेगा हर बार कि कैटाइन को हम हमेशा क्या करेंगे? पहले उसका नेमिंग करेंगे। फिर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट एंड द सेंट्रल मेटल आयन। समझ में आ रहा है? अब हम जो फॉर्मूला लिख रहे थे उससे अलग हो गए हैं। फॉर्मूला में हमने कैसे लिखा था? पहले सेंट्रल मेटल को लिखा था और उसके बाद हमने लिगेंड्स को लिखा था। अब हम उल्टा करेंगे, पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और लास्ट में आके अपना सेंट्रल मेटल आएगा। क्लियर है ये रूल्स याद रखेंगे। क्या है? द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन द सेंट्रल मेटल आयन। फिर है नेम्स ऑफ लिगेंड्स कैसे लिखे आप? द नेम्स ऑफ एनायनिक लिगेंड्स एंड इन O and in general if the anionic ligands name end in ide, ite or ate, the first E is replaced by O। जैसे क्लोराइड, तो हम क्लोराइड के लास्ट वाले E को हटा के क्या लगा दें? क्लोराइडो। या फिर क्लोरेट या क्रोमेट, कुछ भी ऐसा E लगा होता लास्ट में, एट होता, आइट होता, आइड होता, लास्ट वाले E को हटा के वहां पे O लिख देंगे। क्लियर है ये बात? तो हमारे पास आइडो, आइटो, एटो इस तरीके से लिखा जाएगा। फॉर इनऑर्गेनिक एनायनिक लिगेंड्स कंटेनिंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस सच एज ट्राइफॉस्फेट इंक्लूजिंग मार्क्स आर एडेड। ये ट्राइफॉस्फेट के लिए क्यों? जैसे इथाइलिन डाइअमाइन जहां ऑलरेडी डाई लग गया, ट्राइफॉस्फेट जिसमें ऑलरेडी ट्राई लग गया, तो जिसके अंदर ऑलरेडी नाम के अंदर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ ऐसा वर्ड यूज होगा, उसको हम हमेशा किस में लिखेंगे? ब्रैकेट्स के अंदर। डन है? और अगर उसके नंबर के लिए इस्तेमाल होगा कुछ, जैसे मान लो 2 लग गए या 3 लग गए, तो अब मैं ट्राइफॉस्फेट अगर 2 बार लगा होगा तो मैं डाई ट्राइफॉस्फेट नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? बिस ट्राइफॉस्फेट। यह भी आगे पता भी चल जाएगा। ठीक है, जिस लिगेंड के नाम के अंदर ऑलरेडी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ वर्ड यूज हो रहा है और उसकी काउंटिंग बतानी है मुझे कि ये 1 बार है, 2 बार है, जहां हम डाई ट्राई यूज करते हैं उसकी जगह क्या यूज करेंगे? बिस ट्रिस टेट्राकेस। ठीक है। ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स, लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सिंपल है ये। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। प्रीफिक्सेस क्या लगाते हैं बच्चा? डाई, ट्राई और टेट्रा। ये सिंपल है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। लेकिन जिस लिगेंड में ऑलरेडी ये बाई ट्राई टेट्रा या डाई ट्राई टेट्रा आ रहे होंगे, वहां क्या लगाएंगे? बिस, ट्रिस और टेट्राकेस। डन है ये? समझ में आया? एक काम करते हैं, इसकी नेमिंग करके देखते हैं बच्चे एक बार। ठीक है, सबसे पहले इसकी नेमिंग करके देखते हैं। पहला काम क्या होगा हमारे पास? ये बच्चे साथ में नोटबुक निकालेंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। COEN3। अब देखो, जिसको इन नहीं पता, अपने नोट्स में जो मैंने कही थी एक लिस्ट बनाओ, उसके अंदर इन देखो किसका एब्रीवेशन था। इन देखो जरा किसका एब्रीवेशन यूज किया हमने, किसका है? इथाइलिन डाइअमाइन, है ना। इन किसके लिए है? इथाइलिन डाइअमाइन। चार्ज कितना है इसके ऊपर? 0, न्यूट्रल है ये। इथाइलिन डाइअमाइन के ऊपर चार्ज 0, कोबाल्ट के ऊपर X, तो X + 3 × 0 = 3। तो कोबाल्ट का
ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3, पहला काम। चलो काउंटर पार्ट इसका कोई है ही नहीं अभी। अभी हमारे पास कैटाइनिक होने के नाते जो भी है वैसे भी इसी का नाम लिखा जाएगा। अब पहले हम किसका नाम लिखेंगे बच्चा, लिगेंड का। क्या नाम है इसका, इथाइलिन डायअमाइन। लेकिन ये 3 लगा हुआ उसका क्या करें, तो क्या लगे, ट्रेस, क्योंकि इथाइलिन डायअमाइन में ऑलरेडी डाई वर्ड यूज हो रहा है। तो ट्रिस इथाइलिन डायअमाइन कोबाल्ट है ना, ट्रिस इथाइलिन डायअमाइन या इथेन 1,2 डायअमाइन, वो सेम ही नाम है इसका, ट्रिस इथेन 1,2 डायअमाइन कोबाल्ट। और साथ में मैंने ये क्या लिखा है रोमन नंबर्स में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया बच्चे, पक्का, प्रज्ञा बच्चा क्लियर है ये वाला, हाँ जी सबको ठीक है आर्यन। चलो तो ये हमारे पास क्या आ गया। और एक और चीज बच्चे, इसके अंदर ये लास्ट में अगर आयन नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा सारा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल नहीं है ना। हमारे पास जो नेमिंग करवाई है जिसकी, उसके ऊपर +3 है, तो ये न्यूट्रल नहीं है, तो लास्ट में आयन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब इसकी नेमिंग करके देखो एक बार, इसका क्या होएगा, NiCl2 PPH3 ट्वाइस, NiCl2 PPH3 ट्वाइस। Ni निकल है, Cl क्लोरीन है, PPH3 क्या है, फिनाइल फॉस्फाइन है ना। देखना जरा एक बार क्या नाम है उसका, एब्रीवेशन चेक करो, लिखा हुआ है बेटा, नहीं मिला, हाँ जी PH3 है, फिनाइल फॉस्फाइन के लिए बेटा ये, ठीक है। मैं अभी दिखा देता हूँ, ये हमारे पास किसके लिए होगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, जो ये है इसका जो PPH3 है, इसका नाम क्या होता है बेटा, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन क्या होता है, न्यूट्रल। तो हमारे पास पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितने निकलेगी इसकी, निकालो बच्चा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकल रही है, निकाल के देखो जरा। Ni क्लोरीन के ऊपर क्या आता है, -2, इसका आता है 0, तो x -2 + 2 × 0 = 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है अभी हमारे पास, तो x की वैल्यू आ गई है 2। PPH3 का नाम क्या होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ये जो पीएच होता है ये फिनाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ये हमारा फॉस्फाइन हो गया। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ऑलरेडी ट्राई लगा हुआ है, तो 2 के लिए क्या लगेगा, बिस। Cl के लिए क्या लगेगा, डाइक्लोरो, तो हाँ तो वही तो, डाइक्लोरो बिस, हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे NiCl2 के लिए पता चल गया सबको, क्या था, डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, डाइक्लोराइडो, और O लगाना बहुत जरूरी है, क्यों, क्लोरीन नेगेटिव लिगेंड है, पता है ना, जहां पर भी नेगेटिव लिगेंड आएगा उसके लास्ट में क्या लगेगा, O, पॉजिटिव के लास्ट में EM लग रहा होता है, वरना हमारे पास क्या रहता है, पॉजिटिव वालों के लिए EM, नेगेटिव वालों के लिए O, न्यूट्रल वालों का एज इट इज, ठीक है। बिस क्यों लगा है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ट्राइफिनाइल नाम के अंदर है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, निकेल, और रोमन नंबर्स में 2, क्योंकि ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रहा है। किसी बच्चे को परेशानी इसमें, ठीक है। चलो आगे का रूल क्या है बच्चा, एंडिंग ऑफ नेम। यहां तो सीधा सीधा हमने निकेल कर दिया था, तो एंडिंग ऑफ नेम में क्या है, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड्स इन 8। अगर वो एनायनिक है, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा जो नाम होगा उसके लास्ट में 8 लगेगा। जैसे क्रोमियम की जगह क्रोमेट आ जाएगा, निकल की जगह निकलेट आ जाएगा, 8 ATE लास्ट में सेंट्रल मेटल के लास्ट में ऐड हो जाएगा वहां पे, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद लास्ट में फिर आयन तो लिखना ही लिखना है वो। फॉर कैटाइनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल इज रिटन विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग। अगर न्यूट्रल है या कैटाइन है तो एज इट इज नाम लिखो, जैसे निकेल लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि निकेल वाले के इसमें ध्यान से देखो ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसी करके हमने डायरेक्टली निकेल लिख दिया था, ठीक है। यहां पर कोबाल्ट लिखा है, ये गलत है, यहाँ कोबाल्टेट होना चाहिए, समझ रहे हो। ये अभी तक हमने रूल डिस्कस नहीं किया था, इसलिए यहाँ इस तरीके से मैंने छोड़ दिया था लिख के, लेकिन अब पता चल गया। अगर जो हमारे पास, सॉरी नहीं, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव के लिए ठीक है। अगर नेगेटिव होता, एनायनिक होता, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कोबाल्टेट लिखते। अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल है
तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में स्पेशल कैरेक्टर दैट इज 8 यूज करना पड़ेगा उसके लिए। यहां देखो बच्चा, इसकी नेमिंग करो एक बारी, इसका नॉमेनक्लेचर करो, कंप्लीट करो नाम। करो बच्चा जल्दी से, हो गया। देखो हमारे पास है क्या, CO NH3 6 Cl। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, किसका नाम रखेंगे इसमें, केटाइन वाले पार्ट का, और उसके बाद एनाइन का। पहला तो यही फिक्स है। अब केटाइन वाले पार्ट का जिस टाइम पे हम नाम लिखेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या है, 6 क्या है, NH3, तो क्या आएगा नाम, 6 के लिए 6 तो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, हेक्स, है ना, हेक्सामाइन, हेक्सा रहते हैं, यही होता है, याद है ना, कि कोई ऐसा जिसको ये गिनती नहीं आती है, ये पता है 6 के लिए हमारे पास हेक्स यूज करे होता है, जैसे 3 के लिए ट्रेस हो रहा होता है, तो हेक्स अमाइन कोबाल्ट, इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x इसका 0, इसका -1, क्या निकला बेटा, x + 6 × 0 - 3 = 0, x की वैल्यू क्या निकल गई, 3, ऐसा ही रहेगा, निकल गया बच्चे सबका ये। तो अब हमारे पास इसका लिखो जरा क्या है, हेक्सामाइन कोबाल्ट, रोमन नंबर में 3, और फिर क्या है, क्लोराइड। अब देखो क्लोराइडो क्यों आएगा, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ी ना है, क्लोराइडो क्यों आएगा, यहां पर जब हम ये क्लोराइड लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, इसमें मैंने क्लोराइड ही लिख के छोड़ा हुआ है, क्लोराइड क्यों आ रहा है, क्लोराइडो लिगेंड की बारी में आएगा, ये लिगेंड थोड़ी ना, ये तो काउंटर पार्ट है, समझ में आ रही है बात, तो क्लोराइड आएगा जो इसका, और ये ध्यान से देखो, मैंने 3 के लिए कुछ नहीं किया, मैंने ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो 3 है इसने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए एक पार्ट पूरा कर लिया है, उसको हमें थ्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं मतलब ट्राई क्लोराइडो वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है काउंटर पार्ट की। क्लियर है बच्चा, ये डन। नेक्स्ट करो ये वाला, जल्दी जल्दी से करो इसे। पोटेशियम, यहां x -1 ये 0, पोटेशियम की वैलेंसी +1, इसकी निकालनी है सेंट्रल मेटल की, इसके ऊपर -1 रहेगा, क्लोरीन के ऊपर NH3 का 0, कितने निकली, +4 निकल गई, चलो ठीक है, पहला काम हमारा कंप्लीट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब सबसे पहला क्या नाम किसका रखेंगे बच्चे, किसका, कौन सा है, केटाइन कौन सा है, पोटेशियम, तो पोटेशियम का नाम लिखेंगे, और उसके बाद लिगेंड से शुरू हो जाओ, सबसे पहले तो लिखोगे तुम पोटेशियम, डन है। अब पोटेशियम के बाद, हाँ जी, पोटेशियम लिखने के बाद क्या करोगे, पोटेशियम के बाद यहां पर 5 पेंटाक्लोराइडो और फिर अमाइन, डन है, पेंटाक्लोराइडो, यहां क्लोराइडो क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये जो पेंटाक्लोराइडो है, पर अमाइन पेंटाक्लोराइडो क्यों लिखा है फिर, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर ए पहले आता है। अब समझो ये वाला बच्चे, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं कॉम्प्लेक्स का, तो हम उसके जो सिंबल में नोटेशन है, जैसे NH3 में N को देख रहे होते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, तो उसके नाम को देखना है, अमाइन, क्लोरीन, ए से अमाइन है, सी से क्लोरीन है, तो ए वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे, N के अकॉर्डिंगली नहीं देखेंगे उसे। क्लियर है ये वाला पार्ट, ये ध्यान रखना, जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जब हम लिगेंड्स को लिख रहे होते हैं, तो वहां उनके सिंबल्स के हिसाब से अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होगा, और जब IUPAC कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, उसका पूरा नाम लिख रहे हैं, तो उस जो हमारे पास लिगेंड का नाम है, जैसे अमाइन में ए से शुरू हो रहा है, NH3 का N से लेना देना नहीं है अब यहाँ, तो अमाइन का ए को देखेंगे अल्फाबेटिकली कि पहले आता है क्लोरीन से, इस करके तुम यहां देखोगे तो अमाइन पेंटाक्लोराइडो लिखा हुआ है। क्लियर है ये, और एक और देखो,
प्लैटिनम के लास्ट में क्या आ रहा है? प्लैटिनेट। 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारा नेगेटिव लिगेंड है ना। पोटेशियम पहले आ गया केटाइनिक पार्ट, तो उसके साथ लगा हुआ सारा कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? नेगेटिव आया। ये बात समझ में आई है ना। ये जो पोटेशियम है ये केटाइनिक पार्ट है, तो मतलब हमारा पूरा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? एनायनिक पार्ट। तो एनायनिक पार्ट में हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है उसके लास्ट में 8 आएगा, और रोमन नंबर्स में ब्रैकेट के अंदर उसका क्या आया? ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी को परेशानी? डन है। ये हमारे पास अपने पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये हर बच्चा ट्राई कर लेगा। चलो अब इसके बाद है बच्चा, ये देखो, ये कुछ नाम है हमारे पास जो हम कोऑर्डिनेशन, ये अपना सेंट्रल एटम के लिए यूज करते हैं। ये लैटिन नेम है बेसिकली, उनसे हमने लिए हुए। जो आयरन को हम क्या लिखते हैं? फेरेट। अगर नेगेटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव आयन आएगा तो हम आयरनेट तो कुछ नहीं बनता, क्या बनता है? फेरेट। कॉपर के लिए क्या बनेगा बच्चा? क्यूप्रेट। ये लिख लो। Ag के लिए आएगा अर्जिनेट, Au के लिए आएगा ऑरेट, Sn के लिए आएगा स्टेनेट। इतने ही है मेनली, इन्हीं से काम चल जाएगा हमारा। ये सारे कब काम आएंगे? जिस टाइम पे नेगेटिव आयन हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक पार्ट बन रहा होगा। ठीक बात है, नोट डाउन कर लो इसे भी। इसके बाद ना बच्चे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 2 वगैरह ये हमें पता है ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। अब हमारे पास है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी आती है, ऑलरेडी पता है कि उस रोमन नंबर्स में हम जो ब्रैकेट में लिखते आ रहे हैं वो पहले पॉइंट से ही क्लियर है। अब हमारे पास है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है बच्चे? देखो NO2 है, हमें पता है ये इसकी डेंसिटी कितनी है? 2। ये नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी। तो अगर हमारे पास वहां हम क्लियर कर सकें या हमें दिखे कि स्ट्रक्चर दे रखा हो कुछ और वहां नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना है तो नाइट्राइटो O लगेगा। और अगर ONO लिखा हुआ है, NO2 को ही ONO लिखा है, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बन रहा है तो नाइट्राइटो O आएगा ना। ऐसे ही SCN में और NCS में साइनाइटो और थायोसाइनाइटो नाम होता है। ये जब मैंने लिस्ट बनाने को दी थी उसके अंदर भी लिखा हुआ था। अब है नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पता है बच्चे सबको? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है? सिस और ट्रांस लग जाता है सिर्फ, है ना। सिस हमें पता है क्या होता है बच्चे? सिस होता है जब सीधे सीधे होते हैं, ट्रांस होता है जब ये डायगोनल होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये वाला हमारे पास अगर ये NH3 और ये NH3 डायगोनल है, टेढ़े टेढ़े हैं, तो ट्रांस बन गया। अगर ये वाला NH3 यहाँ ऊपर लगा होता, अगर ये NH3 इधर लगा होता तो ये क्या बन जाता? ये सिस बन जाता, है ना। तो हम नाम के आगे अगर यहाँ पे मान लो इस तरीके से हमें कुछ दे रखा है तो इसके साथ में हमने क्या लगा दिया? सिस, ठीक है ना। ये सिस डायअमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम। डन है। डायअमाइन पता चला क्यों? क्योंकि दो NH3 लगे हुए हैं ये वाले, है ना। 2 NH3 लगे हुए हैं तो डायअमाइन डाइक्लोराइडो, और फिर ये Pt के लिए हमारे पास क्या आ गया? प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट 2। और वो सिस क्यों लगा है? क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है कि वो सिस कन्फर्मेशन के अंदर है। क्लियर है बच्चा? ट्रांस होता तो उसके आगे ट्रांस लगा देते बस। डन है, क्लियर है। चलो फिर है नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चा? ऑप्टिकल आइसोमर्स बेसिकली हम क्या कहते हैं कि कोई ऐसे जिनके पास टेंडेंसी होती है पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को शिफ्ट करने की, रोटेट करने की, है ना। पोलराइज्ड लाइट समझ में आता है सबको? पोलराइजेशन क्या होती है? पोलराइजेशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर यहाँ पे मान लो लाइट है, कोई मान लेते कोई सोर्स है और उसने लाइट फैलाई तो वो तो हर तरफ फैल गई, उसके जो पार्टिकल हैं वो हर तरफ फैल रहे हैं, हर तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं। हमने क्या किया? उसमें से कोई एक सेलेक्टिव पार्ट पकड़ा और सिर्फ उस लाइट को अलाउ किया जो इस तरीके से वाइब्रेट हो रही थी। अब अगर देखो ऐसे है, यहाँ पे मान लो ये हमारे पास क्या फिल्टर है, पोलराइजर है। ये पोलराइजर यहां से सिर्फ इस लाइट को ब्लॉक करेगा, इस लाइट को, किसी भी एंगल वाली लाइट को ब्लॉक करेगा, लेकिन सिर्फ जो सीधी निकलेगी उसको यहां से जाने देगा कि नहीं। तो ये पोलराइज्ड लाइट हो गई। ये क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट। और अगर ये पोलराइज्ड लाइट किसी सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन की कुछ टेंडेंसी है ये इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड या राइट साइड रोटेट कर दे। जब ये इससे बाहर निकलेगी, क्योंकि देखो हर सॉल्यूशन के पास कैपेबिलिटी क्या है, दुनिया की हर चीज वाइब्रेट ऑलरेडी कर ही रही है, तो यहां से एक सर्टेन डायरेक्शन में वाइब्रेट होने वाले पार्टिकल्स आएंगे,
इसके साथ सिंक करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन को वो किसी साइड में शिफ्ट कर देगा। अब वो जो शिफ्टिंग होती है, अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेवो रोटेटरी। ठीक बात है, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आएगा, उसके अंदर भी हम लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी बहुत डेप्थ में पढ़ते ही है। क्लियर है? तो अगर हमारे पास यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी मेरे को मेंशन करना है, तो हम पहला सिंबल यूज करते हैं प्लस और डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड माइनस और एल फॉर लेवो रोटेटरी। क्लियर बात है? ये डेक्स्ट्रो के लिए हम या तो प्लस लगाएंगे या डी लगाएंगे, और लेवो रोटेटरी के लिए माइनस या फिर एल लगाएंगे नाम के आगे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये मतलब हम स्ट्रक्चर देख के नहीं जज कर सकते कि लेवो है या डेक्स्ट्रो है। क्लियर है? लेकिन अगर बोला गया है वहां की डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जैसे ऐसे डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। डन है? राइट, ये कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा। ठीक है? अब यहां देखो, जैसे डी है तो ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो इसके बदले का जब हम नॉमेनक्लेचर में यूज करेंगे तो प्लस यूज कर देंगे। अगर यहां एल लिखा होता तो हम माइनस यूज कर देते, इसका मतलब वो लेवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता। क्लियर है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हुए, ये लिखते हुए जो सिंपल हमने उसका फॉर्मूला लिखा है, डी और एल यूज करेंगे, और नॉमेनक्लेचर में डी की जगह प्लस, एल की जगह माइनस को यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चा, पता चल रहा है? नंदिनी क्लियर है बच्चे सबको? आर्यन डन। चलो, तो ये हमें पता चल गया बच्चे किस किस टाइम पे प्लस और माइनस यूज करना है। अब है ब्रिजिंग ग्रुप्स इन बाइडेंटेट लिगेंड्स। देखो ब्रिजिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ब्रिजिंग ग्रुप्स में होता है ये, अब नीचे तुम्हें एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूं अभी एक बार। यहां पर हमारे पास, इसको ध्यान से देखो, यहां पर NH3 4, ठीक है, CONH3 4, ये ठीक है, दो मेटल्स है, एक मेटल NH3 से बॉन्डेड है, एक कोबाल्ट यहां पे NH3 से बॉन्डेड है। ये जो NH2 है वो दोनों के दोनों मेटल से बॉन्ड बना रहा है, NO2 भी दोनों के दोनों से बॉन्ड बना रहा है। ये जो लिगेंड्स है इनको ब्रिजिंग लिगेंड्स कहते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग मेटल्स के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। तो ये ब्रिजिंग ग्रुप्स या बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड नहीं होंगे तो दो से बॉन्ड ही नहीं बना पाएंगे, है ना। बाइडेंटेट है तभी तो इनके पास टेंडेंसी है कि दोनों साइड बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनकी डेंटिसिटी 2 होनी चाहिए। बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, दोनों साइड बॉन्ड बनाएंगे, ये ब्रिज का काम करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो इसमें होता क्या है, फॉर द लिगेंड्स विच एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द टू मेटल एटम्स, म्यू इज रिटन बिफोर देयर नेम्स। क्या यूज करेंगे हम, ये म्यू लिख देंगे उनके आगे। क्लियर है बच्चा? हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू क्या बताएगा, ये जो लिगेंड्स हैं ये ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, रेगुलर वाले नहीं है। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। देखो सबसे पहले तो एक काम करो, ये जो है हमारे पास, इसके अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करो। करो बच्चे, स्टार्ट हो। कोबाल्ट के ऊपर X, इसके ऊपर X होगा कि नहीं, NH3 के ऊपर 0, NH3 के ऊपर 0, NH2 के ऊपर -1, NO2 के ऊपर -1, ये हमारे पास आ गया। इसके हिसाब से क्या बनेगा, 4 टाइम्स 0 प्लस X प्लस -1 प्लस -1, हाँ जी 1 आ रही है, प्लस X प्लस 4 टाइम्स 0 एंड -4 इंटू 1, 4 इंटू -1, सॉरी प्लस 4 इंटू -1, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ऐसे ही निकाला, निकाल के देखो, ये बाहर वाले को यूज नहीं किया था, NO3 वाले को, इसको भी यूज करके निकालो टोटल। ठीक है, कितना निकल रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फटाफट से। 3 आ गई। ठीक है, सबका देखो जरा कितनी आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितने निकले। निकल गए बच्चा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। चलो अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद नॉमेनक्लेचर पे ध्यान देना। एक काम करो बच्चा, ये ना एक बार बना लो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक बार बना लो फटाफट से, क्योंकि मैं अब जब नेमिंग करूंगा ना तो साथ के साथ स्टेप वाइज देखते चलना, वो फिर वरना स्क्रीन छोटी करूंगा तो दिखेगा नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ पे। फटाफट से एक बार बना लो इसको।
बना लिया। चलो अब देखो, एक एक स्टेप वाइज चलते जाएंगे, ध्यान से साथ में इन्वॉल्व रहना बच्चा। हमारे पास सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रहा है? 4 अमाइन लगे हुए हैं, टेट्रा अमाइन। सबसे पहले हमारे पास क्या आया? टेट्रा अमाइन। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 3। हमारा कौन सा वाला पार्ट खत्म हो गया? ये वाला। हुआ कि नहीं? टेट्रा अमाइन कोबाल्ट खत्म, पहले वाला पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद क्या शुरू हो जाते हैं? इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं ये दोनों। ये दोनों क्या है बच्चा? ब्रिजिंग ग्रुप्स, है ना। ये जो हमारे पास NH2 और NO2 है, ये ब्रिजिंग आ गए। तो NH2 का NO2 का नाम लिखने के लिए मेरे को क्या लगाना है अब इसके आगे? म्यू। ये दिखा? ये हमने क्या लगाया? म्यू अमाइडो। अब म्यू अमाइडो हमने, म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ब्रिजिंग ग्रुप के लिए लगा हुआ है। और उसके बाद फिर म्यू नाइट्राइटो, म्यू नाइट्राइटो। डन है? म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्राइटो, फिर N टेट्रा अमाइन, N टेट्रा अमाइन, कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। ये नाइट्राइटो N किसके लिए लिखा है बेटा? नाइट्राइटो N है हमारे पास यहाँ पे कि N के नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड है ये कोबाल्ट के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लिखा है हमने, नाइट्राइटो N टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। क्लियर है? ये ब्रिजिंग का समझ में आ गया बच्चे? चलो ये वाले की नेमिंग करके देखो बच्चा, इस वाले की नेमिंग ट्राई करो एक बार। एक बार स्ट्रक्चर बना लो पूरा ये वाला और फिर इसके नॉमेनक्लेचर ट्राई करो। युगल नहीं। अब सुनो बच्चा, सबने ट्राई कर लिया। देखो सबसे पहला काम क्या था बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आई? सबका निकल गया। अब देखो सबसे पहला क्या है? टेट्रा एक्वा आयरन। टेट्रा एक्वा किसके लिए? वाटर का जो बेसिकली H2O का नाम है, लेकिन इसमें हम क्या लिखते हैं? एक्वा। 4 था तो टेट्रा आ गया, एक्वा आ गया, आयरन आ गया। कोई दिक्कत? तो हमने जिस सबने बच्चे ट्राई कर लिया है। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आया? सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली होगी, निकल गई सबकी, +3 निकली है। सिंपल था ये। अब इसमें सबसे पहला हमारे पास नाम क्या आया बच्चा? टेट्रा एक्वा। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए, तो 4 के लिए टेट्रा आ गया। वाटर को हम लिखते हैं एक्वा, टेट्रा एक्वा आयरन, ठीक है। यहाँ फेरेट नहीं आएगा। फेरेट कब लगाते हैं? जिस टाइम पे वो नेगेटिव लिगेंड होता है। ये तो हमारा सीधा सा सामने लगा हुआ है, नेगेटिव वाला पार्ट तो SO4 है, काउंटर पार्ट, तो ये पॉजिटिव है तो सिंपल आयरन लिखेंगे। उसके बाद म्यू डाइहाइड्रोक्सो। डाइहाइड्रोक्सो क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ब्रिजिंग लिगेंड हमारे पास सेम है, दोनों OH OH है, तो इसलिए में हमने डायरेक्टली एक बारी में क्या लिख दिया? म्यू डाइहाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन, और लास्ट में लिखा है सल्फेट। अब जो बच्चा बोल रहा था कि डाई सल्फेट नहीं आएगा, डाई नहीं आएगा, काउंटर पार्ट सिर्फ ये जो 2 वगैरह है ये हमारा यूज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, हम इसकी कभी गिनती नहीं लिखते हैं नॉमेनक्लेचर में। क्लियर है ये? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? डन। इसके बाद हमारे पास बच्चे ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये सारे हर बच्चे को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये लास्ट में मैंने नेमिंग दे रखी है, उनके तुम्हें फॉर्मूलाज बनाने हैं, और ये हमने क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिनके तुम्हें नाम लिखने हैं सारे। डन है? हर बच्चा ये अभी प्रैक्टिस करेगा। चलो डन।